हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज लॉ में हम हमारा नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू जैसा ही है। ये लॉ को इंटरप्रेट करने के काम में आता है। इज इट राइट? तो हमारा जो अब तक डिस्कशन हो चुका है वो कंपनीज एक्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन हो चुका है हमारा। हमने अब तक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कर लिया है, राइट? और अगर ये हमारा एक्ट खत्म हो जाता है बच्चों, जनरल क्लॉज एक्ट, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन बचेगा हमारा कंपनीज एक्ट पे बचेगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट लॉ, जनरल क्लॉज एक्ट। एश्योर्ड आस्किंग बच्चों 8 मार्क्स की रही है अब तक की। तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा आए हैं। जब से ये टॉपिक पर्टिकुलरली ऐड हुआ है 4 से लेके 8 नंबर तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इज इट राइट? सो इम्पॉर्टेंट वन। अब जनरल क्लॉज एक्ट में सबसे पहली बात, हम इस एक्ट के बेसिक्स को डिस्कस करते हैं एज टू व्हाट आर द बेसिक्स, व्हाट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट, राइट? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश में लॉ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रल एक्ट और एक होता है स्टेट एक्ट। एक एग्जांपल, इनकम टैक्स पूरे इंडिया में लगता है, जीएसटी पूरे इंडिया में लगता है। लेकिन आपको मैं बोलूं, मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसके लिए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एक्ट है दैट एक्सटेंड्स टू ओनली मध्य प्रदेश। इज इट राइट? तो इस प्रकार के एक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टेट एक्ट, राइट? अब जब हम ये समझ रहे हैं कि सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट दो अलग अलग एक्ट्स होते हैं, तो जनरल क्लॉज एक्ट जो है, जो हमारे कोर्स में है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक्ट्स का इंटरप्रिटेशन एक्ट है। इज इट राइट? यानी सिर्फ सिर्फ सेंट्रल एक्ट्स ही कवर होंगे। वैसे भी हमारे इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं है स्टेट लेवल लॉस को पढ़ाना। रीजन, हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। दूसरी बात, ये जैसे मैंने आपको बताया ये सेंट्रल जनरल क्लॉज एक्ट है। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों के स्टेट जनरल क्लॉजेस एक्ट भी हैं जो पर्टिकुलर स्टेट के लॉस पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो है सेंट्रल जनरल क्लॉज एक्ट। नाउ दिस एक्ट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन एक्ट। इस एक्ट को क्या बोला जाता है? इंटरप्रिटेशन एक्ट या इंटरप्रिटेशन लॉ। यानी कि जितने भी सेंट्रल लॉज हैं, चाहे कंपनीज एक्ट है जो पूरे इंडिया पे लगता है, जीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट, चाहे इनकम टैक्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इंडियन पेनल कोड है, जितने भी लॉस सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं बच्चों, उन सब के इंटरप्रिटेशन में आपको जनरल क्लॉज एक्ट हेल्प करता है, असिस्ट करता है। इसी कारण इसे बोला जाता है लॉ ऑफ ऑल द लॉस। यानी बाहर तो चलन ये है कि इसे इंटरप्रिटेशन एक्ट से ही पुकारा जाए, लेकिन इंडिया में इसका नाम क्या है? जनरल क्लॉज एक्ट। तो क्या मैंने बातें बताई? सेंट्रल लॉ अलग होता है, स्टेट लॉ अलग होता है। हम ये जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लॉस के लिए है, यानी हमें सेंट्रल एक्ट्स या सेंट्रल लॉस के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा, राइट? क्योंकि ये स्टेचू बहुत ज्यादा कंसर्न है इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, इस कारण इसे इंटरप्रिटेशन लॉ या इंटरप्रिटेशन एक्ट भी बोला जाता है और इसे लॉ ऑफ ऑल द लॉज भी बोला जाता है, राइट? अब इंपॉर्टेंट बात दूसरी, पर्पस क्या, इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, क्यों अलग से ये एक्ट लाया गया है? तो मैं आपको बता दूं ये काफी पुराना एक्ट है, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, राइट? तो एक ओल्ड स्टेचू है, लेकिन हमें किन किन काम में आएगा, ये कहां कहां जाके असिस्ट करेगा, इसका पर्पस क्या है, वो समझते हैं वन बाय वन। ये सारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जनरल क्लॉज एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, राइट? अब ये जो डेफिनेशंस हैं ये इक्वली सारे सेंट्रल लॉज पे एप्लीकेबल है बच्चों। जितने भी सेंट्रल लॉज हैं इंडिया में जो पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल होते हैं, उन सब के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस इस एक्ट में कवर की गई हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे आईसीएआई ने इसमें से कुछ डेफिनेशंस हमारे कोर्स में भी कवर की हैं, लेकिन मैं वापस रिपीट करता हूं, सारी डेफिनेशंस हमारे कोर्स में नहीं है। जितना कंटेंट स्टडी मटेरियल में है उतना ही हम यहां पे कवर करेंगे। अब डेफिनेशंस आपको पता है
कि कोई भी जो वर्ड है उसका लीगल डेफिनेशन सेक्शन 2 में होता है, राइट? वैसे जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 में बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं और ये सारे टर्म्स सेंट्रल लॉज पे एप्लीकेबल होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी सेंट्रल लॉ में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है या फिर किसी सेंट्रल लॉ में वो वर्ड डिफाइन तो है, डेफिनेशन दे तो रखी है, लेकिन मीनिंग एम्बिग्यूअस निकलता है, तो इन दो केसेस में मैं वापस रिपीट करता हूं, जब डेफिनेशन नहीं दे रखी हो या फिर जो डेफिनेशन दी है वो एम्बिग्यूअस डेफिनेशन है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लेनी है और उसमें जैसे वो वर्ड डिफाइंड है वो डेफिनेशन आप उस सेंट्रल लॉ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी सेंट्रल एक्ट में कोई वर्ड डिफाइंड है यानी डेफिनेशन दे रखी है, मीनिंग भी क्लियर है, सेंसिबल मीनिंग निकल रहा है। सेंसिबल का यहां पे मतलब क्या, मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचू पढ़ा चुका हूं। सेंसिबल मीनिंग का मतलब उस डेफिनेशन को जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो लिटरल कंस्ट्रक्शन से या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से आप उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को, स्पिरिट को अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर डेफिनेशन है और डेफिनेशन क्लियर है जिसका सेंसिबल मीनिंग निकलता है, तो फिर जनरल क्लॉज एक्ट की वो डेफिनेशन उस पर्टिकुलर एक्ट पे नहीं लगेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, वो क्लियर भी है, राइट? तो सम अप करते हैं इसको। जनरल क्लॉज एक्ट में बहुत सारे टर्म्स डिफाइंड हैं जो सारे के सारे सेंट्रल लॉज पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। यदि वो टर्म किसी सेंट्रल एक्ट में नहीं दे रखा है तो फिर जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन लग जाएगी। अगर वो टर्म पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट में डिफाइंड है लेकिन मीनिंग एम्बिग्यूअस निकल रहा है, तो भी जनरल क्लॉज एक्ट में दी गई डेफिनेशंस को आप फॉलो करेंगे, उसकी हेल्प लेंगे, वही एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर डेफिनेशन दे रखी है, उसका मीनिंग भी क्लियर है, सेंसिबल मीनिंग निकल रहा है जिससे उस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, तो फिर उस एक्ट में दे रखी डेफिनेशन का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, हम उसी को कंप्लाइड विथ करेंगे या उसी का पालन करेंगे, फिर जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन नहीं लगेगी। आगे सेकंड पर्पस जो है वो है अवॉइड बिटवीन प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। बच्चों, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो तब आए थे जब ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पे, राइट? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स, आप देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, राइट? तो बहुत सारे पुराने लॉ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले के हैं, राइट? और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद के भी बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन लेजिस्लेचर का तरीका जो है वो चेंज होते गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी जनरल क्लॉज एक्ट करता है। तो दिस इज द सेकंड पर्पस एज टू व्हाई जनरल क्लॉज एक्ट। अगला, टू अवॉइड रिपीटेशन। मैंने आपको जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूज पढ़ाया था तब मैंने उसमें बताया था कि जब भी डेफिनेशन किसी एक्ट में आती है, हर एक्ट का सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन। तो कोई सा भी वर्ड वहां पे डिफाइन किया गया, कंपनीज एक्ट के अंदर स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया, राइट? तो पूरे लॉ में वही टर्म को मीनिंग असाइन किया जाएगा जैसा कि सेक्शन 2 में दे रखा है। अब ऐसे केस में जब डेफिनेशन आप इंक्लूड करते हैं तो हर बार हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी नेटवर्थ इस लिमिट के अंदर हो, टर्नओवर इस लिमिट के अंदर हो, इज इट राइट? तो बार बार वो टर्म डिफाइन नहीं करना पड़ता है तो रिपीटेशन हट जाती है। सेम इज केस विथ सेंट्रल जनरल क्लॉज एक्ट। मैंने आपको बताया जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर बहुत सारी टर्म्स डिफाइंड हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं जो सारे सेंट्रल लॉज पे लगती हैं। ऐसे केस में हर सेंट्रल एक्ट में बार बार वो टर्म डिफाइन नहीं करना पड़ा क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइंड है। तो हर सेंट्रल लॉ की लैंग्वेज क्या हो गई, शॉर्टन हो गई, राइट? तो शॉर्टन होने के साथ साथ रिपीटेशन अवॉइड हो गया। ये दो बातें एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, रिपीटेशन नहीं होता है, दूसरी बात लैंग्वेज जो है वो शॉर्ट हो जाती है क्योंकि बहुत सारे कॉमन प्रोविजंस एक ही जगह पे लिख दिए गए हैं। देन कम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बताया आपको जनरल क्लॉज एक्ट सारे सेंट्रल लॉज पे लगता है, तो जब भी जनरल क्लॉज एक्ट को रिफर किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट के लिए अलग आंसर आएगा,
जीएसटी लॉ को इंटरप्रेट करते समय अलग आंसर आएगा। तो जनरल क्लॉज एक्ट तो एक ही एक्ट बना हुआ है। जब भी आप किसी सेंट्रल लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लेते हो तो याद रखना जनरल क्लॉज एक्ट के प्रोविजंस हमेशा यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे सब पे। यानी अलग अलग एक्ट्स को इंटरप्रेट करते समय आपको जनरल क्लॉज एक्ट अलग अलग आंसर नहीं देता है, यूनिफॉर्म आंसर देता है, राइट। तो यूनिफॉर्मिटी लाता है बहुत सारे लॉज में। देन बेसिक पर्पस आ गया। अगला पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंट्रल लॉ। मैंने अभी आपको बताया था बहुत सारे स्टेट लॉज होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट में ही एप्लीकेबल होते हैं, बहुत सारे सेंट्रल लॉज होते हैं जो पूरे नेशन पे अप्लाई होते हैं, राइट। ऐसे केस में जितने भी सेंट्रल लॉज हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें जनरल क्लॉज एक्ट काम में आता है, हेल्पफुल है। इसी कारण हमने इसे इंटरप्रिटेशन एक्ट भी कहा था। Then, to avoid conflict between two central laws, that is also very important. दो अलग अलग सेंट्रल लॉस, उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो ऐसे केस में भी हमें जनरल क्लॉज एक्ट हेल्प करता है, असिस्ट करता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, राइट। तो ऐसे केस में आप देखें बच्चों बहुत सारी पर्पसेस दे रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे लिख भी लें, राइट। कॉपी जरूर कंप्लीट करें। अब अगला डिस्कशन आता है पर्पस के बाद, एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो कहां तक एप्लीकेबल होगा और किस किस एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहली बात, मैं आपको कोई सा भी एक्ट जब मैं स्टार्ट करता हूं तो हमेशा उसका सेक्शन 1 बताता हूं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, राइट। तो उसी से रिलेटेड डिस्कशन है यहाँ पे। सबसे पहली बात आप देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल लॉ, यानी ये स्टेट लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। जितने भी सेंट्रल लॉज हैं उन पे जनरल क्लॉज एक्ट एप्लीकेबल है क्योंकि बहुत सारी स्टेट ने अपने स्टेट जनरल क्लॉजेस एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। अब ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कई बार हाई कोर्ट जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है वो किसी स्टेट लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए भी सेंट्रल जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प ले सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्राइमरीली जनरल क्लॉज एक्ट किस में हेल्पफुल है, इट इज helpful in interpreting the central laws, so it is applicable to all the central laws, the first thing. Second thing, नो एक्सटेंट क्लॉज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया अभी आपको, हर एक्ट को जब मैं स्टार्ट करता था तो सेक्शन 1 ही पहले पढ़ाता था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 1 जो है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइटल बताता है। और शॉर्ट टाइटल क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज जनरल क्लॉज एक्ट 1897। यानी इस सेक्शन के अंदर सिर्फ सबसेक्शन 1 है, शॉर्ट टाइटल, इसमें एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी ऐसे सबसेक्शंस नहीं हैं या डिलीट हो चुके हैं। तो मुद्दा यह है कि जनरल क्लॉज एक्ट कहां तक एक्सटेंड होगा। एप्लीकेबिलिटी तो पता चल गई, सारे सेंट्रल लॉज पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन मुद्दा यह आ रहा है इसका एक्सटेंट क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, द एक्सटेंट ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल लॉ। जिस पर्टिकुलर सेंट्रल लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए आप जनरल क्लॉज एक्ट के प्रोविजंस को रेफर कर रहे हैं, राइट, उस पर्टिकुलर एक्ट का सेक्शन 1 जहां पे बताएगा जहां तक एक्सटेंट, वहां तक जनरल क्लॉज एक्ट की एक्सटेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ ए है जिसमें लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उस लॉ को इंटरप्रेट करते समय जब जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लोगे तो जनरल क्लॉज एक्ट का एक्सटेंड क्या होगा, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन एक लॉ बी है जिसको इंटरप्रेट करने के लिए आप जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प ले रहे हैं, और वो लॉ बी जो है, एक्ट बी जो है, उसमें लिखा है सेक्शन 1 में इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो ऐसे केस में हमारा जनरल क्लॉज एक्ट भी कहां तक चला जाएगा, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर लॉ जिसको इंटरप्रेट करने के लिए आपने जनरल क्लॉज एक्ट को रेफर किया है उसके लिए। इज इट राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सटेंट ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट
has not been defined by General Clause Act, but it depends on the extent of that particular central law for the interpretation of which you are using the General Clause Act. Is it right? Then बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देखें, मैंने लिखा है पेज नंबर 3.4 से लेके पेज नंबर 3.6 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, and that particular page or that pages are covering preamble, definition, interpretation of mean, interpretation of include, interpretation of shall, interpretation of may. तो बच्चों, जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचूस, उसके भी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, आपसे शेयर भी किए थे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचूस में मैंने आपको डेफिनेशंस के बारे में, हाउ टू इंटरप्रेट शेल मीन, राइट, हाउ टू इंटरप्रेट इंक्लूड्स, डेफिनेशंस क्या, ये सारे एस्पेक्ट मैंने कवर किए थे मेरे डिस्कशन में, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचूस में था। तो यहां पे एक रिपीटेशन आई है। आप देखें जनरल क्लॉज एक्ट का जो आपका स्टडी मटेरियल है, उसमें पेज नंबर 3.4 से लेके पेज नंबर 3.6 तक का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेचूस में कवर कर चुके हैं। इज इट राइट? अब बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो का वेरी पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि हम जनरल क्लॉज एक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके बेसिक्स को समझें। इज इट राइट? लेकिन इसके बाद मैं अगले वीडियोस में आपसे इसकी डेफिनेशंस और फर्दर कंटेंट्स डिस्कस करूंगा। टिल दैट आपको क्या करना है, आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 6 तक रीड आउट करना है, आपकी कॉपी अच्छे से कंप्लीट करना है, और यहां तक का जो भी कंटेंट अगर आपको एक्स्ट्रा दिखा और स्टडी मटेरियल में नहीं दिख रहा है तो उसको स्पेसिफिकली आप कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। इज इट राइट? तो वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए और हम कंटिन्यू करेंगे फिर जनरल क्लॉज एक्ट से। थैंक यू।